हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और बहुत दिनों बाद मैं ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो खैर, आई होप सो कि आप ठीक होंगे और आपको ये लेसन अब हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 2 मनी एंड बैंकिंग क्लास 12 के लिए फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के कार्य कर रहे हैं हम। तो जो बच्चों रिजर्व बैंक है ना, ये एपेक्स बैंक है, यानी कि सबसे ऊंचा बैंक है, यानी हेड है सभी कमर्शियल बैंक्स का या व्यापारिक बैंकों का हेड है। और ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, सब कमर्शियल बैंक्स की वर्किंग पर ध्यान देना और सरकार का एडवाइजर वगैरह बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स पहले, फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, bankers to banks, render of last resort, custodian of foreign exchange, clearing house functions, supervisory role, control of credit। तो ये सारे functions हैं। ये जो हमारा सेंट्रल बैंक है, एक बार फिर से नोट इशू का है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक है यानी कमर्शियल बैंक के लिए काम करता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सुपरवाइजरी रोल एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो ये सारे फंक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने बताया कि एपेक्स बैंक है, सबसे शीर्ष पे है और ये सभी कमर्शियल बैंक्स और हमारे पर कंट्रोल करता है, उनको पॉलिसीज को अपनी वो उन पे इशू करता है। तो हम पहले थोड़े से फंक्शंस देखते हैं। नोट इशूइंग अथॉरिटी, सबसे बड़ा काम जो सेंट्रल बैंक का है वो नोट इशू करना है। तो जो करेंसी नोट इशू करता है वो 2 रुपए के नोट और उसके ऊपर के, यानी 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 500 और 2000 के नोट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। आपने देखे हैं ये नोट, और इस पर लिखा होता है कि गवर्नर के साइन होते हैं और वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो धारक है उसको, अगर 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए देने का वादा करता हूँ, ऐसा सब लिखा होता है, गवर्नर के साइन होते हैं। और जो 1 रुपया है और कॉइन्स है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो प्रिंट करती है, यानी 1 रुपए का नोट प्रिंट करती है, बाकी सिक्के वगैरह जारी करती है। ठीक है, तो उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और इसके एवज में जो नोट जारी किए जाते हैं, इसके एवज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ रखना पड़ता है, जिसमें से गोल्ड है 115 करोड़ का, रेस्ट जो है फॉरेन सिक्योरिटीज है। तो इस तरह से ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और इसको रखने के बाद नोट इशू किए जाते हैं। फिर दूसरा जो फंक्शन है वो बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये क्या काम है कि जो सरकार है, बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट का बैंकर है जैसे कि कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक हमारे बैंकर हैं। जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो सरकार का जो है अकाउंट्स को मैनेज करता है। अगर सरकार के पास पैसा आया है तो यहाँ पर रखा जाता है, अगर सरकार को किसी को पैसा देना है, भुगतान करना है, तो यहीं से होगा। ठीक है, और अगर कोई लोन लेना है सरकार को तो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देता है, शॉर्ट टर्म के लिए दे देता है। तो इस तरह से ये सरकार के सारे अकाउंट्स को मैनेज करता है। मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी अगर किसी को पेमेंट करना है सरकार को तो ये सरकार के लिए काम करता है। एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कभी सेल होती हैं, कभी परचेज करनी होती है, तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल और परचेज दोनों की जाती है। एज एडवाइजर टू गवर्नमेंट इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट मनी मार्केट। अब इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि सरकार को एक तो एडवाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए करता ही है। और मनी मार्केट क्या है, कभी मार्केट में मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और उतना अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो डिमांड तो बहुत बढ़ जाती है और सप्लाई हो जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की कम हो जाती है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कम हो या फिर वो कम हो मार्केट में, तो इससे इन्फ्लेशन हो जाता है, कभी डिफ्लेशन हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ये मनी सप्लाई को जो है मनी मार्केट को रेगुलेट करती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे रेगुलेट करती है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर है बैंकर्स बैंक। जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, हम पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, लोन लेते हैं। सेम जो है बैंक है, यानी जो कमर्शियल बैंक इसके अधीन कार्य कर रहे हैं, इसके अंडर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बैंक का काम करता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट लेता है तो उनको ब्याज दे देता है, गिव्स, और लोन भी देता है, लोन देता है तो अगेन सिक्योरिटीज देता है और चार्ज भी करता है। ठीक है, अब आपको पता लग गया ना कि जैसे बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, ऐसे बैंकों का पैसा भी कमर्शियल बैंकों का रिजर्व बैंक के साथ होता है। लोन चाहिए तो वो लोन भी देता है, लेकिन वो चार्जेस होते हैं। अगर पैसा रखा जाएगा तो लोन दिया जाएगा, और अगर पैसा रखा जाएगा तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर लोन दिया जाएगा तो उसके एवज में सिक्योरिटीज भी रखनी पड़ती हैं और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। वर्क्स एज क्लियरिंग हाउस। तो ये थोड़ा सा समझने का है कि कमर्शियल बैंक्स सबके डिपॉजिट्स जो हैं वो रिजर्व बैंक में होते हैं। अगर मान लीजिए कोई बैंक है, एक मान लीजिए कि उसने बी फेवर में कोई चेक दिया है और बी ने ए के फेवर में कोई चेक दिया है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये चला जाएगा कहाँ पर, रिजर्व बैंक में, और रिजर्व बैंक उनके बिहाफ पे देता रहेगा। यानी इसका ए का पेमेंट कर देगा जो बी वाले से करनी थी, और बी का ए वाले से, यानी कि वो आपस में लेन देन नहीं करते, जो रिजर्व बैंक है वो करते हैं। और कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, जो भी कैश रिजर्व होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और हम बाकी के फंक्शंस ले रहे हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्या मतलब है, क्या होता है, कई बार जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसे की कमी पड़ जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे हम लोग वहां पर मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, अब और हम कभी भी विड्रॉ भी करते हैं, तो बैंक को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि सिर्फ डिपॉजिट ज़्यादा करते हैं और विड्रॉ कम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई 10% ही लोग निकालते हैं, बाकी लोग डिपॉजिट करते हैं। तो वो क्या करता है कि 10 to 12% जितना वो मुनासिब समझे उतना वो अपने पास कैश रिजर्व्स रखते हैं, ताकि कोई जो विड्रॉ करने आया है वो खाली ना जाए, ठीक है, और बाकी सब वो लोन कर देते हैं। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए किसी वक्त ऐसा हो जाए कि ज्यादा लोग विड्रॉ करने के लिए आ जाए और बैंक के पास पैसा ना हो, कमर्शियल बैंक की बात हो रही, तो वो लैंडर ऑफ फिर क्या करेगा उनके रेस्क्यू के लिए, क्योंकि पब्लिक में अगर एक बार ये सेंटिमेंट चला गया कि बैंक के पास पैसा नहीं है तो पैनिक हो जाएगा और लोगों का बैंक से विश्वास उठेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, तब क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वहां पर पैसा उनको देता है। कमर्शियल बैंक को तब तक देता रहता है कि जब तक कि जो लोग विड्रॉ कर रहे हैं उनको पैसा मिलता रहे, लोगों का विश्वास बैंक में कायम रहे। इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और उसके अगेंस्ट जो है, अगर कमर्शियल बैंक उससे पैसा लेते हैं तो अगेंस्ट सिक्योरिटीज ही लेते हैं, ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो है ये एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग। इसका मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है, जैसे मान लीजिए डॉलर है और इंडिया का रुपये होता है, तो इसका $1 के अगेंस्ट में मान लो 62 रुपीज सेट हुआ है, तो वो कोशिश करेगा
कि ऐसा कुछ करें जिससे कि ये एक्सचेंज रेट बना रहे, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो। कंट्री में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज करके इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अभी मैंने क्लियरिंग हाउस फंक्शन बताया है, फिर से बता देते हैं कि अगर बैंक्स हैं वो आपस में, मान लो ए ने बी से लेना है, बी से ए ने लेना है पैसा, तो वो आपस में नहीं करेंगे, वो अपना अपना चेक जो है वहां डाल देंगे रिजर्व बैंक में, और रिजर्व बैंक ए का जो देना है बी को वो दे देगा, और बी का जो ए को देना है वो दे देगा। इस तरह से इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, इसको हम बहुत डिटेल में, क्योंकि एक टॉपिक अलग है, फिर भी बताएंगे। कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ मनी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इसका क्या मतलब है? जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, यानी कि लोन वगैरह देते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा अगर लोन दे दे तो मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मनी सप्लाई आ जाएगी तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास परचेजिंग पावर हो जाएगी, वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर सप्लाई मैच नहीं करती तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसी तरह से कभी कभी जो है मार्केट में पैसा कम है, यानी लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, मनी सप्लाई मार्केट में कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऐसे में वो फिर जो क्रेडिट कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स पे कर रखा है, अलग अलग मीन से करता है, उसको ढीला करेगा ताकि लोगों के पास पैसा आ जाए, लोन इजी हो जाए, लोगों के पास पैसा आ जाए और लोग सामान खरीदें और डिफ्लेशन की स्थिति से निकल जाए। तो ये दो हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में, इन्फ्लेशन से बचने के लिए या डिफ्लेशन से, यानी कि महंगाई से, या फिर डिफ्लेशन होता है जब कम कीमतें हो जाती हैं। तो इन दोनों से बचने के लिए ये अलग अलग तरीके अपनाता है, इसका हम अलग चैप्टर करना है। सुपरवाइजरी रोल फिर क्या करता है? कमर्शियल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से के ऊपर कुछ कंट्रोल करता है। इस दो कंट्रोल है, अभी बहुत सारे हैं पर अभी दो बता रहे हैं। एक है एसएलआर और एक सीआरआर। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो। तो कुछ परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंकों को वो रिजर्व बैंक के साथ रखनी पड़ सकती है, 10 to 15%, जो भी रिजर्व बैंक डिसाइड करे। और एसएलआर होता है जो कुछ पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, कैश, चाहे 10 हो 15% हो, जो भी जो रिजर्व बैंक है वो डिसाइड करता है ना। और जो बैंक्स हैं उनको ये उनके डिसीजन मानने पड़ते हैं, और इसका कारण भी यही होता है कि उनकी क्रेडिट क्रिएशन की पॉलिसी को कम करना या बढ़ाना। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे क्रेडिट कंट्रोल में तो आपको बताएंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा कि हाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स क्रेडिट। उसके अलग अलग तरीके बताएंगे कैसे करता है। सो थैंक यू वेरी मच।